क्या लॉयर इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म होता है? लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। यंग एडवोकेट के पास वो ऑफिस ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाम बाहर लगा हुआ है आपके पिताजी और दादाजी का, वहाँ पे क्लाइंट ऑब्वियसली आएगा और आपको केस देगा और वो पूछेगा भी नहीं कि सर आप आर्ग्यू क्या करेंगे। तो बिल्कुल नेपोटिज्म तो बहुत ज्यादा है। आई हैव सीन मेन क्राइंग कि मुझे दुख होता है कि मैं मर्द हूँ और मुझे अपनी फैमिली को इस चीज में ड्रैग करना पड़ रहा है सिर्फ मेरी बीवी की वजह से। इज इट नॉर्मल टू डिफेंड द गिल्टी? दो लोग होते हैं, एक गुनहगार होता है, एक विक्टिम होता है, एक सरकार होती है जो उस केस को चला रही होती है और सामने एक जज होता है। आगे जो खड़े हैं उन तीनों को पता है किसने क्या किया है, सिर्फ जज को नहीं पता होता है। डू वुमेन प्ले द विक्टिम कार्ड जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द मैरिज? यस, इवन इफ अ वुमन इज इन्वॉल्व्ड इन एडल्ट्री तो भी वो एलिमनी ले जाती है। 17-18 साल में सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने से आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। यू विल बी टैग्ड एज अ पीडोफाइल। 21st सेंचुरी में बीइंग अ गाय इज अ पनिशमेंट। धीरे धीरे उनका विश्वास उठ रहा है शादी से। लिव इन का एग्रीमेंट हो सकता है, लिव इन का सर्टिफिकेट नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ शैम। 17 से 25 साल के लोगों को शादी करनी है, 25 से 35 साल के लोगों को डिवोर्स लेना है, उसके आगे फिर सीधा डिवोर्स होता है 50 इयर्स में। We don't hear much about domestic violence regards to men. एक मर्द अपने आप को पिटते हुए वाली बात किसी और को कैसे बताएगा? लड़के का अगर रेप हो जाए तो वो जस्टिस के लिए किधर जाएगा? क्योंकि जो रेप वर्ड है वो वुमेन से एसोसिएटेड है, उसमें सिर्फ लड़कों को ही सजा मिल सकती है, लड़कियों को उसमें प्रोटेक्शन मिली गई है। क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? प्रोस्टिट्यूशन हम बिना ट्रैफिकिंग के कवर नहीं कर सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल बट ट्रैफिकिंग इज इलीगल। इज देयर अ मॉडर्न नेम फॉर डाउरी? जब आपके पास कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के लिए आपका नाम, आपका काम होता है, तब बिजनेस रिलेशनशिप्स बनती हैं। यस, दैट्स द मॉडर्न नेम और अ रिच नेम फॉर डाउरी। Does that take a toll on your mental health also? जब मैंने वकालत स्टार्ट की थी, मैं क्लाइंट से बात करती थी और फिर रोती थी। You don't have to sympathize with the client. On this episode of Witty and Wise, we'll be exploring the rather grave world of law and justice with advocate Amrita Verma. She'll be sharing insights into key issues like men's rights, the impact of false cases, the victims of sexual violence. We'll also discuss the challenges within India's legal system and what it takes to navigate the highest court in the land. Whether you're curious about legal reforms or just want to understand your rights better, this episode has something for everyone. Welcome, Amrita. It's an honor to have you on our show. That's Witty and Wise. Thank you for coming and thank you for doing this show. Thank you for calling me. So, Amrita, मेरे को एक चीज़ जाननी थी, since you're a first generation lawyer, जी, right? क्या लॉयर इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म होता है कि जो बड़े लॉयर्स होते हैं, जो लॉयर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको काफ़ी बड़े हाई एंड केसेस दिए जाते हैं, मे बी बिग बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज़ के दिए जाते हैं कंपेयर टू द न्यू बिगनर्स लॉयर्स? बिल्कुल। नेपोटिज्म जो शब्द है हमें बॉलीवुड से पता चला है और देखिए बॉलीवुड की फिल्में ना देखने के लिए हर कोई प्रेजेंट रहता है। आम जनता, हर कोई उनके बारे में बता सकता है कि ये एज एन एक्टर कैसे हैं या फिर एज अ डायरेक्टर कैसे हैं, बट कोर्ट में एक कमरे में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता चलता है। तो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। वो नहीं बता सकते, एडवर्टाइज नहीं कर सकते खुद के बारे में। रिसेंटली अभी एक और केस हुआ है जिसमें एडवर्टिजमेंट जो लॉयर्स का है उसे कंडेम किया गया है, यानी कि ख़त्म किया गया है। Okay. तो लॉयर्स जब एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आम जनता को पता कैसे चलेगा कि कौन कैसा बोलता है, कौन कैसा करता है? उन्होंने बड़े बड़े सरनेम्स देख लिए हैं हर एक व्यक्ति के बगल में कि हाँ इनका बड़ा नाम है, और उसके बाद उनका जो उनके पास केसेस चले जाते हैं और कई क्लाइंट्स अपने एडवोकेट से मिल भी नहीं पाते हैं। तो नेपोटिज्म तो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यू आर सेइंग दैट जो क्लाइंट आते हैं और जो केसेस अलॉट किए जाते हैं वो सरनेम्स पे डिपेंड होता है। इफ़ दे आर वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री तो उनको हाई एंड केसेस दिए जाते हैं। जी, आपने टीवी शोज़ देखे हैं लॉयर से रिलेटेड, उसमें ये है कि आई एम द नेम्ड पार्टनर इन दिस। नेम्ड पार्टनर का मतलब यही है कि आपका नाम चल रहा है, कहीं भी आपका नाम आता है। जब तक आपके टैलेंट को किसी ने देखा नहीं है, आप आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं देखा है तो कोई आप पे कैसे बिलीव करेगा? आपके नाम पे बिलीव करेगा। आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम पे बिलीव किया जाता है एंड इट गोज सेम। लॉयर इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, हाई एंड नोबल प्रोफेशन है, पर
इट्स ऑल्सो अ बिजनेस। तो आपके नाम पे आपके केसेस, आपके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल डिपेंड करती हैं। और नेपोटिज्म है, एक यंग वकील जाएगा कचहरी के बाहर छतरी लगा करके तो बैठ नहीं जाएगा, राइट। ठीक है। जब मैंने लॉयर बनने का सोचा था तो मुझे सबने यही बोला था कि तुम जाओगी कचहरी के बाहर क्या छतरी लगा के बैठोगी। तो एक और आइडिया आया, चलो जज बन जाएंगे। बट जज इज़ नॉट समथिंग, मेरी कॉलिंग नहीं थी जुडिशरी में जाना। एंड अब एक ऑफिस बनाना है, किसी अच्छे शहर में बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। यंग एडवोकेट के पास वो ऑफिस ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 दीवारें आपके पास है, नाम बाहर लगा हुआ है आपके पिताजी और दादाजी का। वहाँ पे क्लाइंट ऑब्वियसली आएगा, वॉक इन करेगा और आपको केस देगा, और वो पूछेगा भी नहीं कि सर आप आर्ग्यू क्या करेंगे, क्योंकि आपका जूनियर डील करेगा उस चीज़ से। आपके पास एक क्लर्क होगा। तो बिल्कुल नेपोटिज्म तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई ऑब्जर्वर नहीं है इस चीज़ का। ओके, टेल मी अमृता, कभी ऐसे कोई क्लाइंट को डिफेंड किया है जिसने आपको कन्फेस किया हो दैट पर्सन इज गिल्टी, बट नाउ दैट पर्सन हैज हायर्ड यू एंड यू हैव टू डिफेंड हिम? जी, मेरे पास एक ऐसा केस आया था, रेप सर्वाइवर का केस है। पॉक्सो पता है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जब 18 साल से कम बच्चों का रेप हो जाता है, एंड आई करेक्ट दैट, बच्चे, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों इन्वॉल्व हैं। जनरली रेप लॉ में लड़के कवर्ड नहीं हैं, राइट, बट इसमें पॉक्सो में बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों कवर्ड हैं। तो ऐसे ही एक लड़की आई जिसका 12 साल में रेप हुआ था। उनके पिताजी ने उनकी कंप्लेन कराई थी। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, वो जब चले गए थे, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आई थी। वो बॉयफ्रेंड उस टाइम पे, उस बॉयफ्रेंड की एज 22 साल थी, लड़की की 12 साल थी। वो मेरे पास लेकर के आई, एंड शी वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट। उसके एक बेबी होने वाला था। At the age of 12? No. She came to me when she's 21 now. केस को चलते हुए बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल बाद केस स्टार्ट हुआ, फिर 7 साल लगभग हो चुके हैं ऑलरेडी केस को चलते हुए। अब उसको सज़ा होने वाली थी। एट द वर्ज ऑफ गेटिंग हिम द पनिशमेंट, वो मेरे पास आई कि मैम इसका क्या किया जा सकता है, कुछ करिए। सो देयर इज़ दिस थिंग, एक हाई कोर्ट में क्वॉशिंग पिटिशन लगती है कि आपके अगेंस्ट कोई भी ट्रायल चल रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप हाई कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हैं क्वॉशिंग की 482 CRPC में। Got it. तो उसके लिए वो आई मेरे पास कि मैम कुछ करिए। अब मैं इस असमंजस में पड़ गई थी कि मैं उसका साथ दूं। एक तरफ वो लड़का बैठा है जो पीडोफाइल है, एक तरफ वो लड़की बैठी है जो प्रेग्नेंट है। अब या तो उस औरत के बच्चे के बारे में सोचो, या तो उस औरत के बारे में सोचो। दिस वॉज द क्वेश्चन। सो मैंने दोनों का एक तरह से साथ नहीं दिया। मैंने बोला उसको कि ठीक है, यू वेट फॉर द डिलीवरी, तुम अपनी डिलीवरी की का वेट करो, और उसके बाद हम ये केस फाइल करते हैं, आगे हम इस केस को चलाते हैं। अब उस लड़की के पास जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे भी जितने लोग कर्मचारी हैं कोर्ट में, सब यही पूछते हैं ये इन्हीं का बच्चा है। और एक और चीज़, उस व्यक्ति का यानी कि जो पीडोफाइल है, उसके ऑलरेडी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, फिर भी उसने इस लड़की को भी रख रखा था और उस औरत को भी रख रखा था, और दोनों को गुमराह कर रखा था। ओके। एंड दैट पर्सन वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो उस लड़के को देख करके मैंने लड़की को सजेस्ट किया कि यू जस्ट वेट, आप थोड़ा वेट करो अपनी डिलीवरी का। जैसे ही उसकी डिलीवरी हुई, लड़के पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा। वो लड़की मेरे पास आती है 6 महीने बाद और बोलती है मैम आपने एकदम सही कहा था, ये मुझे छोड़ देगा। क्योंकि मैंने उसको बोला था प्राइवेटली बुला करके कि ये आपको छोड़ देगा। मुझे मेरे कलीग ने भी यही बात बोली थी कि अमृता, अगर इस लड़के ने इस लड़की को छोड़ दिया और तुम्हारा केस भी सक्सेसफुल हो गया, तो कल को तुम इस लड़की को क्या जवाब दोगी? वो छोड़ो, कोर्ट को क्या जवाब दोगी? वाई यू आर हेयर टू सेव अ पीडोफाइल जिसने 12 साल की बच्ची का रेप किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, बट येस इट वॉज वेरी गुड। हम अपने इंस्टिंक्ट्स पे चले और हमने उस केस को आगे नहीं बढ़ाया। सो दिस वॉज द थिंग वी डिड। बट मॉरली कैसे लगा आपको? लाइक डज दैट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो? जब मैंने वकालत स्टार्ट की थी तो मैं क्लाइंट से बात करती थी और फिर रोती थी। दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग। मैंने एक लेक्चर भी दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैंने वहाँ पे सबको यही बताया था कि आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत, यू विल बी हैरेस्ड। आपको, आपका एक बबल है। हमारी जो लाइफ होती है लॉ स्कूल तक, लॉ स्कूल इज़ वेरी लाइट। हमारी जो लाइफ होती है वो एक बबल में होती है, हम एक बबल में रहते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी मच फन, एंड अचानक से उस पर बबल पे कोई पिन मारता है और हम कोर्ट में आ जाते हैं। राइट, यस। सो जब पता चला कि कोर्ट इस तरीके से काम करता है और दुनिया में इतना दर्द है हर किसी के पास, तब पता चलता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरोज।
बहुत दुख है दुनिया में। तो यस, इट्स हैरेसिंग। हर किसी की परेशानी सुन के स्टार्टिंग में आई हैव सीन मेन क्राइंग बिफोर मी। अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी बहुत आंसू आते हैं, पर आपको उस टाइम पे अपने आप को स्टेबल रखना होता है, क्योंकि आपको इनका केस आगे बढ़ाना है। इमोशंस को आपको अलग रखना होता है। बट यस, you don't have to sympathize with the client, but you have to keep the empathy. आपको एक भावना रखनी होती है उनसे, आपको उन पे दया नहीं करना होता है, पर एक एम्पैथी वाली भावना उनसे रखनी पड़ेगी, ताकि आप उनका केस प्रॉपरली लेके आगे बढ़ सको। Got it. But tell me, is it normal to defend the guilty clients? दो लोग होते हैं कोर्ट के सामने, एक गुनहगार होता है और एक विक्टिम होता है। एक सरकार होती है जो उस केस को चला रही होती है, और सामने एक जज होता है। आगे जो खड़े हैं उन तीनों को पता है किसने क्या किया है, सिर्फ जज को नहीं पता होता है। और हर कोई डिफेंड हो रहा होता है या कर रहा होता है। तो सबके पास जब एक वकील है तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, गिल्टी लोगों को डिफेंड करना इज़ वेरी नॉर्मल। So tell me, what are the most lame reasons people have given you while filing divorce cases? ओके, व्हाट आर द लेम रीजंस टू ब्रेक अप? एक रिश्ता ख़त्म करने के लिए लेम रीज़न कुछ भी हो सकता है। Okay. कि मुझे अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, न्यूज़ में भी आ जाती हैं कि लड़की को स्मेल नहीं अच्छी लग रही है लड़के की, तो उसने ब्रेकअप कर लिया या रिश्ता तोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स फाइल कर दिया। पर इन सब चीज़ों से डिवोर्स मिलता नहीं है। Okay. और उससे भी ज़्यादा कॉमन रीज़न है, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मैंने उससे पूछा तुम्हारे पति ने क्या किया? बोलती मेरे पति ने कुछ नहीं किया, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया, तो क्यों रिश्ता ख़त्म करना है? सिंपली शी सेड ही इज़ अ ममाज बॉय। वो अपनी मम्मी की बात सुनता है बहुत ज़्यादा, वो अपनी माँ को मेरे से ऊपर रखता है। एसिड कितना ऊपर, बहुत ज़्यादा, हर एक बात घुमा फिरा के कर देना। इवन शी आज कि मेरे जेवर मुझे दे दो, सारी चीज़ें दे दो। एसिड कि तुम मम्मी से जाके बात कर लो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ रहा हूँ। बट व्हेन हिज मदर आस्क, उसकी जब माँ बोलती हैं कि बेटा इस तुम्हारी बीवी से मुझे ये परेशानियाँ हो रही हैं, तब वो परेशानियाँ उसको कन्वे कर देता है, बता देता है, पर उसकी बात इधर नहीं करता है। तो दिस इज़ सिंपली कि ममाज बॉय वाली सिचुएशन आती है। दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ ममाज बॉय। अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, Yeah. बट एक लेम रीज़न होता है। दिस इज़ वन ऑफ द लेमेस्ट रीज़न। But is it like common reasons you get, mama's boy जैसे आपने बोला, is it like a common reason you get while filing a divorce cases? डिवोर्स केस में मैंने एक चीज़ देखी है अभी तक, जो असली में प्रताड़ित लड़कियां होती हैं, जिन्हें सच में परेशान किया जा रहा होता है। प्रताड़ित मतलब विक्टिम, Okay. एक तरह से जो असली में परेशान लड़कियां होती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी दी जाती है, वो सिंपली डिवोर्स के लिए फाइल कर देती हैं, मुझे बस इस आदमी से छुटकारा चाहिए। Okay. और जो थोड़ी सी, अब मैं डिफाइन नहीं कर सकती इस चीज़ को, बट एक शब्द है लालची। जो थोड़ी लालची लड़कियां होती हैं कि इसने चलो मुझे परेशान किया, पर मुझे इससे पैसे भी चाहिए, मैं इसे परेशान करके मानूंगी। वो लड़कियां भी डिवोर्स के लिए फ़ाइल करती है, पर उससे पहले वो बहुत सारे केसेस फाइल करती हैं। 498A जो क्रूल्टी का होता है, पूरे खानदान वालों के ऊपर। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें एक परिवार कितना होता है, 4 लोगों का होता है, Right. खानदान 4 से ज़्यादा लोगों का होता है। तो उस महिला ने अपने पति पे, पूरे खानदान वालों पे केस डाला था। तो आप बताइए, अगर आपकी खुद की शादी हो रखी हो, तो क्या आपकी वाइफ आपके पूरे खानदान वालों से इंटरेक्ट करती है? नहीं। एग्जैक्टली। तो वो पूरा खानदान उस पर क्रूएल्टी कैसे कर सकता है? Right. दिस इज़ द थिंग। तब भी इंडिया में ये सारे केसेस आप पूरे खानदान पे लगा सकते हैं, ऐसा होता है। इसके लिए क्या लॉ है, मतलब क्या रेमेडी है, हाउ टू सेव आप ये पूछना चाहते हैं कि एक लड़का अपने आप को कैसे बचाए इन सब केसेस से? राइट। देखिए, इन केसेस को सिंपली एक बीमारी की तरह लेना चाहिए। आप बीमार हुए हो, आपका दवाई का एक कोर्स चलता है, आप वैसे ही कोर्ट जाओ। ट्रायल पे केस चल रहा है, ट्रायल पे चल रहा है, आप अपना ट्रायल करवाओ। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोगों को एक्विटल मिल रहा है। एक्विटल यानी कि उस पूरे केस से आज़ादी मिल जाती है। आप गुनहगार नहीं होते हो, आप गिल्टी नहीं होते हो उस केस में। तो आपको एक दवाई की तरह लेना चाहिए। आप कंटिन्यूसली उस दवाई को खाओ, रोज़ कोर्ट जाओ, और फिर इसके बाद उस केस को ख़त्म करवाओ। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है, आप हाई कोर्ट जा करके अपने क्रिमिनल केसेस की क्वॉशिंग करवा सकते हो, यानी कि अपने केसेस को ख़त्म करवा सकते हो। ओके। कोर्ट मना कर देगा, हाई कोर्ट मना कर देगा। राइट। जब शादी आपने अपनी मर्जी से करी है, अपनी पसंद से करी है, तो कोर्ट कौन होता है इन सब चीज़ों को एक बार में ख़त्म करने वाला? जाइए ट्रायल से,
फिर इसके बाद आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। अब Okay. सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है आर्टिकल 142 में, ओके जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है देश की शांति के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, यानी कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, दे हैव दिस पावर। अब इस पावर का यूज़ कोर्ट कर रही है, जो पीड़ित लड़के हैं या महिलाएं हैं उनको खराब शादी से आज़ाद करने के लिए, और जिन लड़कियों को उनके पति परेशान कर रहे हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसमें लड़का लड़की अगर साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह लें, अगर अलग होना चाहते हैं तो फिर अलग हो जाए। एक एलिमनी आपको देनी पड़ेगी लड़की को कि वो थोड़ा सा सोसाइटी में अपनी एक जगह बना ले, और पैसे दे करके आप चीज़ें सॉल्व कर लो, वहीं पे आपका तलाक हो जाएगा। आर्टिकल 142 में ये पॉसिबिलिटी है। ओके पर अगर आप ट्रायल पीरियड में चलते रहे, ट्रायल केसेस में आप जूझते रहे, मरते रहे, वहीं पे परेशान होते रहे, तो देखिए रोज़ कोर्ट की शक्ल देखना, मुझे पता है कितना हैरेसिंग है। एक क्लाइंट जो अपना काम छोड़ करके आ रहा है वहाँ पे, उसके लिए ये बहुत परेशानी होगी। और आज भी सोसाइटी में ऐसे लड़के हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी पूरी फैमिली को कोर्ट में ड्रैग करना। बहुत इज्जत की बात, इज्जत और बेइज्जती वाली पॉइंट आ जाता है इसमें कि हमारे पूरे ख़ानदान ने कभी कोर्ट नहीं देखा, हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है। मेरे पास रिसेंटली एक कॉल आया था एंड फ्रॉम जोधपुर। उसमें मुझे जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने बताया कि मेरी जो भाभी है उन्होंने 498A केस कर दिया था, उसकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि हमारी फैमिली का नाम इतना ऊंचा है। जोधपुर में रजवाड़ों की फैमिली होती है, आपके अगेंस्ट कोई भी केस हो जाए, आई हैव सीन मैन क्राइंग कि मुझे दुख होता है कि मैं मर्द हूँ और मुझे अपनी फैमिली को इस चीज़ में ड्रैग करना पड़ रहा है सिर्फ मेरी बीवी की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों से रिलीफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आज भी रिलीफ दिला रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ दिलाने की पावर है। गॉट इट। तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट अपीलेट तरीके से आ जाओ, हाई कोर्ट से जम करके सुप्रीम कोर्ट आओ, या फिर आप अगर अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, फॉर एग्जांपल लड़की यूपी की है, यूपी में केस डाला है, लड़का महाराष्ट्र का है, तो वो लोग ट्रांसफ़र पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे कोर्ट अच्छी रिलीफ दे देगा। So tell me, Amrita, do women play the victim card just to escape from the marriage? Yes. Even if a woman is involved in another relationship, adultery, यानी कि व्याभिचार में अगर वो इन्वॉल्व हैं किसी और लड़के के साथ, तो भी वो एलिमनी ले जाती हैं। ओके। तो भी उन्हें पैसे मिल जाते हैं उस शादी को ख़त्म करने के लिए। तो अब इसे विक्टिम कहें या इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर विक्टिम तो नहीं देना चाहिए। हाँ, देयर आर वुमेन जो विक्टिम होती हैं, बट आई हैव सीन कि वो कोर्ट जाना नहीं चाहती इन सब चीज़ों के लिए, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि हर एक स्टेज पे पैसे चाहिए होते हैं। अब एक वकील भी अकेले काम नहीं कर सकता जब तक पुलिस का सपोर्ट ना हो। राइट। तो कई बार जो विक्टिम्स होती हैं उन्हें सपोर्ट मिलता ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अभी सोसाइटी में। So Amrita, you mentioned about adultery, right? Tell me, is adultery a crime in India? Like, what's your take on that? This is a very moral question. Okay. My take will always be कि adultery सही नहीं है, इसे हिंदी में व्याभिचार बोलते हैं। और adultery is legal तो नहीं बोल सकते, illegal भी नहीं बोल सकते क्योंकि crime नहीं है ये। कई बार कई क्लाइंट्स की बातें सुन करके लगता है क्राइम होना चाहिए था, बट इसे क्रिमिनल लॉ से हटा दिया गया है। Okay. अब ये क्राइम नहीं है। रीज़न क्राइम से हटा देने का ये है कि पहले एक औरत एक आदमी की प्रॉपर्टी होती थी, तो किसी की प्रॉपर्टी पे आप हाथ डालोगे तो दूसरे आदमी को सज़ा होती थी, औरत को कुछ नहीं होता था। तो अब औरत को एज अ प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करके इसको क्रिमिनल लॉ से हटा दिया गया है। इट्स अ फेमिनिस्टिक रोड, इट्स अ फेमिनिस्टिक वे, बट स्टिल इसका गलत उपयोग भी होता है सोसाइटी में। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी औरतें जो एडल्ट्री में होती हैं, पहले तो उनके लड़कों के अगेंस्ट FIR हो जाती थी, बट अब वही लड़के उन्हें मैनिपुलेट करके बोल सकते हैं कि आप अपनी शादी ख़त्म करिए एंड दे कैन रीमैरी, प्लस लड़की को एलिमनी भी मिलता है। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स, आर देयर गुड लॉज फॉर मेन? क्योंकि आई फील मेन आर ऑलवेज गिल्टी until proven right. Men are always guilty until proven right.
देखिए कोर्ट ना लड़के को तो जाना ही पड़ता है, लड़के के पूरे ख़ानदान को भी जाना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को जब डिवोर्स चाहिए होता है तो वो सिर्फ एक केस नहीं करती हैं डिवोर्स का, क्या पता लड़के को मन ना हो तो वो उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करती हैं, परेशान करने की कोशिश करती हैं, हैरेस करती हैं। फिर उन्हें लगता है कि सिर्फ लड़के को परेशान करके क्या होगा, वो तो बहुत मजबूत है, तो वो उनके पेरेंट्स को भी इसमें ड्रैग करती हैं। जब पेरेंट्स की बात आती है तो लड़के एक्चुअल में परेशान होते हैं। कई बार लड़कों का कॉल आया है कि हम अपने घर से भागे हुए हैं, पूरी फैमिली भागी हुई है क्योंकि 498A की कंप्लेन हुई है। हालांकि 498A में तुरंत अरेस्ट नहीं होती है, आप नॉर्मली जाके बेल ले सकते हैं, बेल बॉन्ड भर करके। राइट। पर लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारी फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा रेपुटेड होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि उनकी रेपुटेशन पे ना आ जाए। राइट। तो पूरी फैमिली जो है वो घर छोड़ करके भाग जाती है, कहीं और रहती है, फिर बेल डालती है, बहुत लंबी चीज़ें चल रही होती हैं। अब इसी टाइम पे अगर लड़का कहीं एम्प्लॉयड है तो उसको अपनी नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ उसे लिटिगेशन फ़ी भी देनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी में पैसे भी देने पड़ते हैं, तो एक टोल पड़ जाता है लड़के पे बहुत ज़्यादा भारी, जिसे उसे चुकाना पड़ता है। पैसे तो ठीक है दे देंगे, पर फैमिली की इज्जत का जो एक बार ख़राब हो चुकी है उसका क्या करेंगे, उसकी तो कहीं कोई भरपाई नहीं होती है। तो जैसे कि आपने पूछा कि डिवोर्स के लिए कोई लॉ है, लड़कों के सेफगार्ड में कोई लॉ नहीं है। और लड़कियों के लिए भी अगर देखा जाए तो डिवोर्स लेने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लॉ नहीं है। आपको पिटिशन डालनी पड़ेगी, वो पिटिशन चलती रहेगी, ट्रायल पीरियड चलता रहेगा, कई बार 13-13 साल लोगों का डिवोर्स नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका है अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाओ, दोनों की रजामंदी से आपस में सुलह करके अगर आप डिवोर्स करते हो तो म्यूचुअल डिवोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 6 महीने में आपका डिवोर्स हो जाता है। इससे ना सामने वाले की फैमिली को कोई परेशानी होगी, ना आपकी फैमिली को परेशानी होगी, क्योंकि अगर लड़का और उसके परिवार वाले जा रहे हैं कोर्ट कचहरी तो लड़की भी तो जा ही रही है। राइट। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जा रही है। सेम हैरेसमेंट उसको भी हो ही रहा है, कोर्ट के बाहर खड़े होकर के नंबर आ रहा है, नंबर में जाना है, जज से बात करनी है, प्रॉब्लम उसे भी हो रही है। बट सिर्फ एक पॉइंट जो उसको सेव करता है वो ये है कि वो अक्यूज्ड नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग। प्रॉब्लम दोनों को होती है। गॉट इट। बट देयर इज नो स्पेशल लॉ फॉर मेन। देयर इज़ नो स्पेशल लॉ फॉर मेन। So tell me, what can a girl or guy do in a situation where they want to get married, but parents don't agree on it? So वो situation में maybe a girl or maybe a guy वो क्या कर सकते हैं? अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, लड़का लड़की 18 साल से कम के हों, दूसरा लड़का लड़की 18 साल से ऊपर के हों। बहुत बार ये सिचुएशन आती है जब लड़का लड़की 18 से कम के होते हैं, क्योंकि जब दिमाग में काम नहीं चलता है तो इश्क चलता है बहुत ज़्यादा। तो 17-18 साल के लड़के और लड़कियों का ये सवाल बहुत ज़्यादा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आता है। हम उनसे डायरेक्टली उनके एज पूछते हैं। अब देखिए, लड़कियों की शादी करने की एज 18 साल होती है, लड़कों की 21 साल होती है। तो जब वो शादी कर सकते हैं देन दे कैन हैप्पीली गेट मैरिड। उसमें पेरेंट्स की रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, आप दूसरी जगह रेसिडेंस ले सकते हैं। पर जिन लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है, उन्हें रहना भी अपने पेरेंट्स के ही घर पे होता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब 18 साल की लड़कियां और 21 साल के लड़के हो जाते हैं, दे कैन इंडिपेंडेंटली गेट मैरिड। पर 17-18 साल के बच्चे अगर शादी करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि 17-18 साल में सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने से आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा आगे आने वाला करियर ख़राब हो जाएगा। स्कूल्स में हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, पर 18 साल से कम बच्चे अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंगेज होते हैं तो उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, उन पे पॉक्सो का केस लग जाएगा। यू विल बी टैग्ड एज अ पीडोफाइल। 18 साल से बच्चे कम होते हैं तो जो भी 18 साल से कम है उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना आए। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भले ही वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में ना हो, लड़की के पापा लड़के को दूर करने के लिए भी ये केस कर देते हैं। ये 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ में होता है कि लड़के के ऊपर केस कर दिया है। इवन देयर वाज दिस केस दैट केम टू मी, जिसमें लड़के की सरकारी नौकरी लग गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ उनकी नॉर्मल फ़ोटोज़ थी। जस्ट बिकॉज पूरा गाँव उनसे जल गया,
उन्होंने उनकी जो फ़ोटो है लड़की के साथ पूरे गांव में चिपका दी। लड़की के पापा ने लड़के के ऊपर केस कर दिया। आज भी वो लड़का जॉबलेस है क्योंकि वो अपने केसेस से फाइट कर रहा है। यू कैन नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब जब आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो। अगर आप देखिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पर आपको इंटरव्यू में कौन सिलेक्ट करेगा। आज भी वो लड़का जॉबलेस है। वो बहुत अच्छा लड़का था, उसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपना एग्ज़ाम में निकाला। बट एक बात बताइए, यूपी के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लोगों के पास बिजनेस करने का जब ऑप्शन ना हो तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट जॉब करना। Right. आज वो लड़का वो भी नहीं कर पा रहा है और उनके अलग से एक्सपेंसेस बहुत हैं। उस लड़की की शादी हो चुकी है, शी इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ, बट उस लड़के का पूरा करियर ख़राब हो चुका है। तो 18 साल से कम के बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 18 साल के बाद जब लड़का 21 का हो, लड़की 18 की हो, देन दे कैन हैप्पीली गेट मैरिड, सेटल हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पेरेंट्स उनको नहीं रोक सकते। इलाहाबाद का भी ये जजमेंट आ चुका है। दे हैव राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 है हमारे पास, हमारी लाइफ है, माई लाइफ माई रूल्स वाला सिचुएशन इसमें चलता है कि मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बट वो लड़की तो शादी करके शी इज़ नाउ हैप्पी एंड जो सफ़र कर रहा है दैट इज़ द गाय। यस, मेन आर सफरिंग अ लॉट दीज डेज। आई हैव जूनियर्स ऑल्सो, जो लड़के हैं जो पूछते हैं कि कई बार देखिए बबल कई लोगों का अलग अलग एज में फूटता है। मेरे ऑफिस में जो लोग हैं उनका जल्दी फूट गया है क्योंकि नाउ दे नो द ग्राउंड रियलिटी। उनके पास फाइलें नहीं आती हैं। हमारे ऑफिस में फाइलें नहीं आती हैं। हमारे ऑफिस में लोग आते हैं जो डायरेक्टली अपनी सिचुएशन बताते हैं। जब उन्होंने आदमियों को रोते हुए देखा, जब समझा कि हाँ इतनी परेशानियाँ होती हैं, तब उन्हें समझ में आया कि शायद इस 21st सेंचुरी में बीइंग अ गाय इज़ अ पनिशमेंट। तो उनको प्रॉब्लम तो होती है। नाउ मुझे लगता है धीरे धीरे उनका विश्वास उठ रहा है शादी से। एक और टॉपिक पे मेरे को बात करनी है एंड दैट इज़ मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, दैट इज़ लिविंग रिलेशनशिप इन आवर कंट्री। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू? लीगली देखा जाए तो हमारी जो सरकार है, हमारी जो न्यायाधीश हैं, सब यही बोलते हैं कि आप आज़ाद हैं किसी के भी साथ रहने के लिए। तो लीगली देखा जाए तो यू आर फ्री टू लिव इन विद एनीवन। अब इसमें बहुत सारे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है दो लोग बिना शादी के आज़ाद रह रहे हैं, अपनी फैमिली को नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो किसी बंदिशों में नहीं बंधे हुए हैं। हर एक सोसाइटी में अभी भी लगता है कि बैचलरहुड इज़ नॉट गुड, राइट, कि बीइंग अ बैचलर इज़ नॉट गुड। आपको रेंट में भी जगह नहीं मिलेगी। कई बार अगर आप बैचलर हो, कई जगह मिल भी जाएगी, तो उसमें कोई दैट इज़ अ फर्दर क्वेश्चन। यस, दैट इज़ हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा हवा उड़ा हुआ है कि एक लिव इन सर्टिफिकेट बनाना है सबको। लिव इन सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट का मतलब होता है किसी अथॉरिटी से वो पास होना चाहिए। अब कोई अथॉरिटी उसे पास करे तो पहले उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या बायलॉज आने चाहिए। जब कोई लॉ ही नहीं है तो कैसे आम लॉयर्स जो हैं वो लिव इन का सर्टिफिकेट बनाते हैं? कई सारे लोग जो 18 साल के बच्चे हैं, लड़के जिनकी एज 21 नहीं हो पाई है, या फिर 17 साल 18 साल के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है उनकी शादी उनके घर वाले करवा देंगे, तो चलो एक लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। भले ही वो लोग साथ रह ना रहे हों, अगर उन्होंने वो सर्टिफिकेट बना लिया तो उनकी गर्लफ्रेंड की शादी रुक जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी शादी होनी होगी उसकी हो जाएगी। बट अगर आप लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, पहली बात तो लिव इन का सर्टिफिकेट एकदम बेकार सी चीज़ है, कुछ है ही नहीं। लिव इन का एग्रीमेंट हो सकता है, अभी भी मैं कह रही हूँ हो सकता है। लिव इन का सर्टिफिकेट नहीं होता है। एनी लॉयर, नो लॉयर हैज़ दिस अथॉरिटी टू ग्रांट लिव इन सर्टिफिकेट। पर फिर भी लोग अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं कि चलो हम ये लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो एक वो रह जाएगा कि चलो हम साथ में रह रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ शैम। राइट, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आज कई सारे एडवोकेट्स भी ये धोखा कर रहे हैं और एक तरह से बोला जाए तो ये दलाली का बिजनेस चल रहा है, कुछ नहीं है ये। और अगर लिव इन का एग्रीमेंट के बारे में बात किया जाए तो दो पार्टीज़ जब एग्रीमेंट में जाती हैं कि चलो हम साथ में रह रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं और आगे कोई किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, इरिस्पेक्टिव के क्रिमिनल केसेस हो, हमारी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या है, तो लोग आपस में बात करते हैं कि दो लोग
एक लड़का और एक लड़की जब एग्रीमेंट में आते हैं तो वो इस बारे में बात करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन तुम्हारे साथ क्या होंगे, हम इस फ्लैट में रह रहे हैं तो इसमें रेंट कौन कितनी भरेगा। कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता है कि मेरी शादी कहीं और लगी हुई है तो तुम मेरी शादी के लिए रोक लोगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि एक लॉ है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जो किसी की शादी को रोके, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है। देयर कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग समवन। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अनलेस देयर इज़ अ मैरिज। एक शादी दूसरी शादी को रोक सकती है बट लिव इन दूसरी शादी को नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ है, लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे या लिव इन का एग्रीमेंट बनवा लेंगे तो किसी और सामने वाले व्यक्ति की शादी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रूफ कि आप दोनों साथ में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं। लड़की को ज़ोर ज़बरदस्ती किडनैप नहीं किया गया है। लड़की आप पे रेप का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि वो कंसेंट के साथ आपके साथ रह रही है। सिर्फ लड़की की साइड से आप सेफ हो सकते हो और कोई साइड से आप सेफ नहीं हो सकते हो। Exactly, it has to be mutual agreement kind Yes. of a thing. But also ये कौन से ज़्यादा एज ग्रुप में देखा जाता है? 17 से 25 साल के लोगों को शादी करनी है, 25 से 35 साल के लोगों को डिवोर्स लेना है। Okay. उसके आगे थोड़े बड़े कैटेगरी के केसेस हो जाते हैं बट उसके आगे फिर सीधा डिवोर्स होता है 50 ईयर्स में। जब औरतों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो पूरी परेशान हो चुकी होती है कि अब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, तब वो डिवोर्सेस होते हैं कि मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, अब मैं डिवोर्स लूँगी, अब मैं इस आदमी से आज़ाद हो जाऊँगी। But why after 50 years? क्योंकि 50 बच्चे years बड़े हो तक- जाते हैं। देखिए So they are in a relationship because of the children? यस, कई बार लोगों की शादी टूट रही होती है तो पेरेंट्स यही बोलते हैं बच्चा कर लो। ठीक है, अब औरत जब कमा नहीं रही है तो बच्चा कर लेती है क्योंकि उन्हें भी करना होता है। हर एक औरत को चाहिए कि मुझे माँ बनना है तो उन्हें भी बच्चा चाहिए होता है। वो अपने एक इमोशनल डिपेंडेंसी अपने बच्चों पे थोप देती हैं कि चलो अब ये बच्चा मेरे सुख का कारण बन जाएगा। धीरे धीरे उनका ये जो भ्रम है वो भी टूटने लगता है और फिर उनको लगता है कि अब मैं इस आदमी से एसोसिएट नहीं कर सकती हूँ और फिर वो डिवोर्स के लिए बोलती हैं। एंड येस, दे डू डिवोर्सेस। आदमी इस कैटेगरी में बहुत कम होते हैं जिन्हें इस एज ग्रुप में डिवोर्स चाहिए होता है, बट औरतें होती हैं क्योंकि उस ज़माने में जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता के एज में औरतें बहुत कम थी जो इंडिपेंडेंट थी। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो, आप अपने बच्चे को खिला नहीं पाओगे, तो आप उस आदमी के साथ रह लेते हो, आप उस शादी में रह लेते हो। तो एक ये टेक है जो मुझे लोगों से, मेरे हेल्पलाइन नंबर से पता चला है। ओके, बट ये कौन से ज़्यादा सिटीज़ में देखा गया है? Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी हो रहा है या इट इज़ हर जगह, क्योंकि Tier 1 सिटीज़ में भी लड़कियां डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड्स पे। औरतें उस टाइम पे भी डिपेंडेंट थी। इवन Tier 1 में देखा जाए तो औरतें डिपेंडेंट हैं। Tier 2 में दे आर डूइंग जॉब्स। दोनों परिवार में दोनों व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, Tier 2 में कर रहे हैं। ओके, हर एक शहर में कर रहे हैं। बट Tier 1 में देखना तो थोड़ा मुश्किल है और Tier 3 में तो वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट। गॉट इट। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। सो यू वर टॉकिंग अबाउट लिविंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं, एग्रीमेंट बना देते हैं उस चीज़ का। उसी से दिस इज अनदर क्वेश्चन विच आई वांट टू टॉक टू यू इज अबाउट प्रीनप। इज प्रीनप लीगल इन इंडिया? नो, प्रीनप इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। बहुत बार ये सवाल किया जा चुका है और इसका जवाब सब लोगों को मिल चुका है कि प्रीनप लीगल नहीं है। फिर भी दिल्ली के कुछ कोर्ट्स ने, मुंबई के कुछ कोर्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने प्रीनप को एज एन इंटेंशन रखा है। देखिए, जब दो लोग शादी करते हैं उन्हें पता होता है कि 7 जन्मों तक अब ये कनेक्टेड हो गए हैं हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंगली। अब जब 7 जन्मों के लिए वो लोग कनेक्ट हो गए तो उस रिलेशनशिप को तोड़ना भी मुश्किल होगा और अगर उसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो भी अकॉर्डिंगली लड़के के हिसाब से होगा कि लड़की को कुछ पर्टिकुलर एलिमनी मिलेगा। पर जब ऑलरेडी प्रीनप एक बन चुका है, लड़का लड़की इस एग्रीमेंट में आ चुके हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा रहेगा, रिश्ते को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं, और फिर भी उन्होंने सोसाइटी के लिए शादी की है तो उन्होंने ऑलरेडी सोसाइटी के साथ एक फरेब कर रखा है शादी का। वो लोग एक्चुअल में उस शादी में है ही नहीं। तो जब वो खुद उस शादी में नहीं है तो कोर्ट ने उसका एग्रीमेंट यूज़ किया और उनको तलाक दिया, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन किया अकॉर्डिंग टू दैट। Got it. So it is not legal in India. Prenup is not legal, but yes, people do make prenups. उनके जो रिलेशनशिप है उसको एक इंटेंशन मिल जाता है कि उनका रिलेशनशिप किस लिए है, एंड
पीपल डू मेक सम सर्टेन एग्रीमेंट्स। ये टियर 1 सिटीज़ में होता है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट। आई डोंट थिंक वहाँ पे इतना लोग एडुकेट भी होंगे टू नो अबाउट द प्रीनप जितना टियर 1 सिटीज़ में होता है। हाँ, प्रीनप के बारे में टियर 2 टियर 3 को टीवी शोज से पता चला है Okay. कि प्रीनप्स क्या होते हैं। इवन मुझे भी टीवी शोज से पता चला था बहुत पहले, बट नाउ सिंस आई एम इन दिस फील्ड, आई वर्क इन दिस, तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में नहीं पता है। पीपल डोंट गो फॉर दैट। सो बहुत बार सुनने में आया है कि बिफोर गोइंग फॉर डिवोर्स पता चलता है कि लड़के की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये उसने अपने पेरेंट्स के नाम पे कर दी है ताकि वो सेव हो जाए, वाइफ को देना ना पड़े। तो इस पे आपका क्या टेक है? इसके भी दो पहलू हैं। कई बार लड़का खुद अपनी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम पे कर देता है, और कई बार पेरेंट्स अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं पूरी प्रॉपर्टी से, यानी कि डिसओन कर देते हैं। इसके लिए वो न्यूज़पेपर पे निकालते हैं कि ये बेटा जो है अब मेरे से कोई वास्ता नहीं है इसका, और वो सोचते हैं कि इससे वो क्रिमिनल केसेस से भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है अपनी बहू के साथ, क्रूल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आपके नाम पे एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने डिसोन कर दिया अपने बेटे को, उससे फिर आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा। लेकिन एक और बात है, अगर आपने डिसोन कर दिया है, प्रॉपर्टी इधर उधर कर दी है, और फिर उसके बाद लड़की ने केसेस फाइल किए हैं, या फिर लड़की ने केसेस फाइल किए उसके बाद आपने ऐसा किया है, तो आपका इंटेंशन साबित हो जाएगा कि आपने कुछ उस लड़की के साथ गलत किया है, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाह रहे हैं। ओके। और एक और चीज़ है, जजेस को सब पता होता है आपके आगे पीछे क्या है, आप जॉब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एक एफिडेविट सबमिट करते हो कोर्ट में, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चीज़ नहीं है आपके पास, कितने एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए। अगर वो एफिडेविट झूठा होता है तो उसके लिए आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अगर वो एफिडेविट सच्चा है और आप अपने जो एसेट्स और सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज करते हो कोर्ट को, तो कोर्ट को पता है कि आप क्या अर्न करते हो, कितना अर्न करते हो। और बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, कोर्ट एक प्रॉपर एलिमनी सेट कर देता है कि आपको इतना इतना अमाउंट अपनी बीवी के लिए देना है। देखिए, सबको पता है कि मिडिल क्लास का मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है कि मिडिल क्लास कितना अर्न करता है, एक लड़की किस हिसाब से रहती है, और उसको आगे भी कुछ साल रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो कोर्ट उस हिसाब से मार्केट को देखते हुए एक प्रॉपर एलिमनी अमाउंट दे देता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल 10 lakhs to 50 lakhs हो गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे सकता है। 50 lakhs डिपेंड्स कि आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग है। Right. अगर आप अच्छे कॉलेजेस से हो और फिर आप अच्छी कंपनीज़ में जॉब करो, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए ठीक है थोड़ा कम रहता है, बट कोर्ट सारी चीज़ें देखते हुए ही एक अमाउंट सेट करता है ताकि उस लड़की का भी फ्यूचर में कुछ गलत ना हो, और उस लड़के का भी इतना अमाउंट ना जाए कि वो कंगाल हो जाए पूरी तरीके से। और पेरेंट्स अपने पास अगर जायदाद संपत्ति रख लेते हैं तो कोर्ट का सिर्फ एक कहना है, भले ही आप एक भिखारी हो, अगर आपने एक लड़की से शादी करी है तो आप उसको मेंटेन करने के लिए बिल्कुल बाध्य हो, आपको उनका भरण पोषण पूरी तरीके से देना पड़ेगा। ओके ओके। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द डिवोर्स रेट, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी ज़्यादा डिवोर्स रेट देखा गया है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी भी Okay. ज़्यादा डिवोर्स रेट है, और टियर 1 सोसाइटी में अभी ज़्यादा डिवोर्स रेट है। वैसे ही जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, जहाँ पे फेमिनिज़म थोड़ा सा आ गया है, ऑब्वियसली पॉजिटिव फेमिनिज़म, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, और जहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी डिपेंडेंट कम हो रही हैं, वहाँ पे वो डिवोर्स के लिए वो भी जा रही हैं। लड़के तो जाते ही जाते हैं, लड़कियाँ भी जा रही हैं, दोनों साइड से अब डिवोर्स हो रहा है। तो डिवोर्स रेट जो है वो इंडिया में अभी भी कम है। Okay, got it. Also, is there a modern name or a new version for dowry? Because I wanted to talk to you about this dowry thing. Everybody knows कि dowry illegal है. Yes. एंड टियर 2 टियर 3 में हुआ है, लाइक डाउरी होता है, लेते देते, राइट? बट टियर 1 में जो एडुकेटेड लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, क्या उसमें इज़ देयर अ न्यू नेम फॉर डाउरी और इज़ देयर अ न्यू वर्जन ऑफ डाउरी? यस, एक गिफ्ट है, एक वर्ड है गिफ्ट, सबको पता है। अगर आप किसी को तोहफे में कुछ देना चाहते हो, एक तरह से वो डाउरी ही होती है। दूसरा एक और नाम दे सकते हैं इसे, बिजनेस रिलेशनशिप। दो फैमिलीज़ हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, शादी कर सकती हैं। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ी शादी देखी भी है इस चीज़ से Right. रिलेटेड।
तो बिजनेस रिलेशनशिप इज़ द परफेक्ट नेम मॉडर्न टाइम्स में। देखिए अब कोई दहेज कौन देता है, एक मिडिल क्लास बाप अपनी बेटी के लिए दहेज देता है क्योंकि वो सरकारी नौकरी होती है या दुकान या गल्ला कहीं से भी पैसे ला करके वो जमा करके देते हैं। या जब आप बहुत बड़े लेवल पे होते हो, जब आपके पास कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के लिए कुछ होता है, कुछ जमा नहीं किया होता है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के लिए आपका नाम आपका काम होता है, तब बिजनेस रिलेशनशिप्स बनती हैं। और यस, दैट्स द मॉडर्न नेम और अ रिच नेम फॉर डाउरी। ओके, गॉट इट, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि बहुत बार सुना है दैट डाउरी इज़ इलीगल, बट ये क्वेश्चन था कि एडुकेटेड लोगों में भी डाउरी ली जाती है, बट देयर इज अ न्यू टर्म फॉर दैट। यस, एजुकेटेड लोगों में भी डाउरी ली जाती है एंड अलग अलग कल्चर्स में डाउरी देना एक शान की बात होती है कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया या हमारे बेटे की शादी में इतना दहेज आया। ये बहुत नाम की बात होती है। मतलब हरियाणा साइड देखा जाए, अगर यूपी साइड देखा जाए तो इट्स अ बिग थिंग। इवन इफ़ यू आर अ वेरी प्रिविलेंट ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट जॉब, आपके एक तरह से रेट लगते हैं कि इससे शादी करनी है, सो एंड सो इनका जॉब प्रोफाइल है, आई एम नॉट नेमिंग इट, बट अगर इनका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो इतना इतना दहेज तो देना पड़ेगा, ओके, तभी शादी हो सकती है। टेल मी, मेन के अगेंस्ट जो भी केसेस लगता है उसमें प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जाता, वेदर इट्स लाइक फैमिली लॉ और चाइल्ड कस्टडी हो या एलिमनी डिस्प्यूट्स हो, इसमें देखा गया है कि मेन को कभी प्रेफरेंस नहीं दिया है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें एक आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं, नॉट एग्जैक्टली पिछड़े वर्ग, जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज आगे बनाए जाएंगे। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रैंड नॉर्म है। अगर जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जिसके थ्रू हमारा पूरा लॉ बना, तो जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए तो उसमें बोला गया है कि एक ग्रैंड नॉर्म होता है, उसी से सारे लॉ बनते हैं। तो हमारा ग्रैंड नॉर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 आ गया तो उसके तहत हर एक लॉ में या फिर हर एक जगह पे हमें औरतों और बच्चों के लिए एक प्रॉपर लॉ बनाना पड़ेगा। चाइल्ड कस्टडी देखा जाए तो उसमें बच्चे की वेलबींग देखी जाती है। कई बार माओ को भी बच्चे की कस्टडी नहीं मिली है, या तो उनका कैरेक्टर देखा गया है, लाइक इफ़ दे आर इन्वॉल्व विद अनदर मैन तो उनका कैरेक्टर देखा गया है, या फिर उनकी जॉब देखी गई है। अगर उनके पास सैलरी नहीं है इस चीज़ की तो वो भी देखा गया है। और अगर लड़का सही है, उनका बाप पिताजी जो सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो उनको भी कस्टडी मिली है। इवन देयर इज़ दिस वन केस ऑफ माइन जिसमें पिता को कस्टडी मिली है बच्चे की। तो देयर आर मल्टीपल केसेस जहाँ पे फादर्स हैव गॉट देयर चिल्ड्रन, बट चाइल्ड कस्टडी में बच्चे की वेलबींग देखी जाती है। वुमेन सेंट्रिक जो लॉज हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, उसका पूरा जो लॉ है वो यही बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो वुमेन को ही प्रोटेक्ट करेगा ना वो लॉ, उसमें मेन के लिए तो है ही नहीं। तो आप उस बैरेट को पूरा देख लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसमें यू विल नॉट गेट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मेन। तो ये चीज़ है, इट्स टू सेफगार्ड वुमेन। और आज भी बहुत सारी प्रताड़ित महिलाएं हैं जो इस लॉ का उपयोग नहीं कर पाती हैं। जैसे you mentioned about this domestic violence, we don't hear much about domestic violence regards to men, right? Tell me, is it not common, or it is common but people are not speaking about it? It is not that common. डोमेस्टिक वायलेंस, अब डोमेस्टिक वायलेंस में ना सिर्फ मारा पीटी नहीं आती है, डोमेस्टिक वायलेंस में घर से बाहर निकालना भी आता है। जब औरत अपना घर छोड़ करके किसी आदमी के घर गई हो तो वो अपने उसके घर से उसे कैसे निकाल सकती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एक मर्द अपने आप को पिटते हुए वाली बात किसी और को कैसे बताएगा, एक ये भी सवाल आ जाता है। तो मेरे पास एक ऐसी क्वेरी आई थी जिसमें लड़के ने मुझे बताया कि मैडम वो मुझे मारती है। अब आप ही बताइए, खुद के मुंह से ये बताना कितना बुरा लगता है, शर्म भी आती है, पर मारती है तो क्या कर सकते हैं। देयर आर सिचुएशंस लाइक दैट। इवन काफ़ी साल पहले मैंने एक केस देखा था वेयर वुमेन वॉज ट्रेंड मार्शल आर्ट्स, शी वॉज ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स, तो ऑब्वियसली शी कैन डोमिनेट हर हस्बैंड। तो उसने डोमिनेट किया, मारा पीटा, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट देयर इज़ नो प्रोविजन कि आप डोमेस्टिक वायलेंस में इसके अगेंस्ट जा सको, बिकॉज ऑब्वियसली द टाइटल सेज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। Right. So there's no law for. You can obviously file an FIR जिसमें आप मारा पीटे के लिए जा सकते हो, हर्ट के लिए जा सकते हो, ग्रीवियस हर्ट के लिए जा सकते हो, हाथ पैर टूट गया है तो वो इंडियन पिनल कोड या BNS में जा सकते हो, भारतीय न्याय संहिता में। तो अदरवाइज कोई लॉ नहीं है।
सो टेल मी, लॉयर्स की लाइफ कितनी सेफ है? बिकॉज थ्रेट्स तो आते रहेंगे, फिजिकल अटैक्स भी होता रहेगा, सो इस पे क्या कहना आपको? लॉयर्स की लाइफ उतनी ही सेफ है जितनी एक क्रिमिनल की लाइफ सेफ है। ओके। एज इन, बहुत ही गंभीर सवाल पूछ लिया है आपने। मी बीइंग अ लॉयर, आई डू फील अनसेफ, बट इट डिपेंड्स ऑन केस कि अगर आपका केस थोड़ा वैसा है तो आपको अनसेफ, आप पर्टिकुलरली अनसेफ फील कर सकते हो। देयर वॉज दिस सिचुएशन इन रोहिणी कोर्ट इन दिल्ली। ओके। इट्स अ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पे ओपन शूटिंग हुई थी लॉयर के ऊपर। ओके। यस। और ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल जाती हैं यूपी के कोर्ट्स में, कई सारे कोर्ट्स में, कि लॉयर को मार दिया, चेंबर में गोली मार दी, कई सारी जगह ऐसे केसेस हुए हैं। कई बार इनके पीछे का इंटेंशन नहीं मिलता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, या फिर वो तो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। Right. बट क्योंकि ये रिसेंट केसेस हैं, इसलिए अभी भी पीछे का इंटेंशन एक क्लियर तरीके से नहीं पता है। बट देयर आर फाइट्स गोइंग ऑन इन कोर्ट एंड विद द लेजिस्लेचर कि वी नीड अ प्रॉपर लॉ टू सेफगार्ड लाइव्स ऑफ लॉयर्स। तो अभी भी ये चीज़ प्रचलन में है, आने वाली है। लेट्स सी कितना आता है, बिकॉज नाउ अभी ऐसी सिचुएशन है कि डॉक्टर्स लाइफ मैटर चल रहा है। Right. आई होप अब धीरे धीरे एवरीवन्स लाइफ मैटर्स चलेगा। जैसा वी वर टॉकिंग अबाउट लॉयर्स की लाइफ कितनी सेफ है, आई फील विटनेस की भी लाइफ उतनी सेफ होनी चाहिए। सपोज अगर कोई विटनेस अगर क्राइम होते हुए देख रहा है, okay, we know that it is their duty to help the victim by being the witness over there, but क्या witness protection के लिए गवर्नमेंट या हमारे जो लॉज है वो क्या करते हैं? चेस खेला है आपने? ओके, या हाँ। तो जैसे चेस में राजा रानी के साथ उनके प्यादे भी ज़रूरी होते हैं, राइट। वैसे ही एक केस को चलाने के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, एक जज बैठा होगा, आगे विक्टिम होगा, आगे अक्यूज्ड होगा, एक सरकारी लॉयर भी होगा यानी कि गवर्नमेंट साइड। तो वैसे ही विटनेसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देयर इज़ दिस ज्यूरिस्ट जेरेमी बेंथम हु सेड कि विटनेसेस आर आइज एंड ईयर्स ऑफ कोर्ट। तो जी, उनकी लाइफ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, देयर लाइफ ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि देखिए, नॉर्मल केसेस में तो ठीक है, बट जब हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास भर के पैसा है, Right. सामने वाले को ख़त्म कर देने का, पूरा वजूद ख़त्म कर देने का इतना पैसा है, तब उनकी लाइफ ज़रूरी होती है। सरकार, और ये सरकार का दायित्व है कि वो उनकी लाइफ बचाए। दिस इज़ एन ओनस ऑन द गवर्नमेंट कि आप इनकी लाइफ सेफगार्ड करो, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग द लॉ। कानून सरकार ने बनाया है, कानून नहीं फॉलो हो रहा है तो उसको बचाने के लिए एक विटनेस खड़ा हुआ है कि हाँ, मैंने देखा है इन्हें मारते हुए या इन्हें मरते हुए। और उनको ही अगर सरकार नहीं बचा रही है तो ये सरकार का खुद, सरकार की प्रॉब्लम है ये एक तरह से। तो ये सरकार के ऊपर है कि विटनेस प्रोटेक्शन लॉज होने चाहिए। अदर कंट्रीज हैव दिस लॉ। Okay. USA has this law properly. They give a new social security number also. वैसे ही हमारे यहाँ कंट्री में इंडिया डजेंट हैव दिस लॉ। एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। वी हैव दिस की डोमेस्टिक वायलेंस है, एक एक्ट है प्रॉपरली। वी हैव ट्रैफिकिंग एक्ट ऑल्सो कि जो लड़कियां ट्रैफिक होती हैं उनको बचाने के लिए, तो विटनेस प्रोटेक्शन लॉ भी तो ज़रूरी है। Right. हमने बहुत सारे केसेस में देखा, जैसे एक फेमस साइनाइड केस हुआ था, या गौरी लंकेश मर्डर केस हुआ Right. था। इन सब में विटनेसेस नहीं थे। विटनेस जो थे वो हॉस्टाइल हो गए। राइट। और जब हॉस्टाइल हो जाते हैं तो सज़ा मिलने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अब रिसेंटली 2024 में, मई 2024 को एक लैंडमार्क जजमेंट आया है इस चीज़ से रिलेटेड, जिसमें अगर विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो भी जाता है, विटनेस ने अपना जो है फेरबदल कर लिया, तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए गुनहगार को सज़ा मिल सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, भले ही विटनेस पलट जाए, लेकिन ये विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। विटनेस प्रोटेक्शन एक अलग जगह है, और विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाए तो भी उस केस में सज़ा दिलाना एक अलग चीज़ है। तो यस, वी स्टिल नीड अ लॉ टू प्रोटेक्ट विटनेसेस। डोंट यू थिंक इस पे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई विटनेस है और किसी ने वो मर्डर या कुछ क्राइम होते हुए देखा है, हाँ, सो वो कहीं पे दैट पर्सन विल फील अनसिक्योर्ड बिकॉज देयर इज नो विटनेस लॉ इन इंडिया? बिल्कुल, उन्हें अनसेफ लगेगा इस चीज़ के। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम जब क्लास में होते हैं स्कूल में, वहाँ पे भी कोई पूछता है कि ये बताओ किसने कर दिया, ये किसने कर दिया, हमें डर लगता है कि इसके बारे में बता देंगे तो बाद में आके मुझसे लड़ेगा। राइट। और इधर तो हम सीधा मर्डर की बात कर रहे हैं।
वो आपको आके आपसे लड़ेगा नहीं, आपको ख़त्म कर देगा. तो यस, इस सिचुएशन में वी नीड अ विटनेस प्रोटेक्शन लॉ. So tell me, Amrita, how do you handle false rape cases? फॉल्स रेप केसेस में अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज. Okay. गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड ने रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर शादी करने के लिए मना कर दिया, तो लड़की सामने वाले पे रेप का इल्ज़ाम लगा सकती है. अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस चीज़ से रिलेटेड कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है शादी का वादा करके, तो क्या मैं उस पर कुछ कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जो रेप वर्ड है वो वुमेन से एसोसिएटेड है. Right. उसमें सिर्फ लड़कों को ही सज़ा मिल सकती है, लड़कियों को उसमें प्रोटेक्शन मिली गई है. तो अगर कोई भी लड़की लड़के को छोड़ती है रिलेशनशिप का में वादा देने के बाद कि मैं तुमसे शादी करूंगी या जो कुछ भी है, तो लड़का उस पर केस नहीं कर सकता है. सेम गोज विथ अगर कोई भी लड़की लड़के का रेप करती है, ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि लड़के का अगर रेप हो जाए तो वो जस्टिस के लिए किधर जाएगा. Right. देयर इज़ नो प्रोविजन कि लड़के का रेप हो रहा है. आज भी हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. सोसाइटी का लेजिस्लेचर्स ले लो, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि गाइज नीड प्रोटेक्शन विद दैट. अब इक्वल राइट्स की बात आती है जहाँ पे कि मेन राइट्स, देयर इज़ दिस वन सेक्शन 69 ऑफ BNS विच सेज कि अगर आप जो रेप से रिलेटेड है कि अगर आप किसी को शादी का वादा करते हो और फिर इसके बाद रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ते हो, शादी नहीं करते हो, तो आप पे रेप का केस लग जाएगा. बहुत सारे लड़के इस रेप केस से लड़ रहे हैं. मेरे पास भी सिमिलर केसेस आए हैं और जिसे हम फाइट कर रहे हैं. अब इन केसेस में क्या होता है, लड़कियां रिलेशनशिप में आती हैं, लड़का मना कर देता है. Right. तो वो आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो लड़की उसको पहले धमकी देती है. कई लोग लीगल नोटिस भी भिजवा देते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, अब तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर लूँगी. लड़के कई बार उसमें भी शादी कर लेते हैं. देन इट विल बी अ बैड मैरिज. Right. अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मान लीजिए लड़का शादी नहीं करता है, देन वो उसके अगेंस्ट केस कर देती है. केस में एविडेंसेस किस चीज़ के लगते हैं? पहली बार आपने सेक्स कहाँ किया था, कहाँ पे आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुई थी, ये सारी चीज़ें एज एन एविडेंस लगती हैं. तो जहाँ पहली बार रिलेशनशिप हुई, जहाँ लास्ट बार हुई, ये पूरी चीज़ें सिमिलरली रेप की तरह एविडेंसेस में ली जाती हैं. पूरी इन्वेस्टिगेशन रेप की तरह होती है इस चीज़ की. Okay. जी. अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लड़के बोल रहे हैं हमें इसमें इक्वल राइट चाहिए, हमें इसमें प्रोटेक्शन चाहिए. पहली बात तो रेप में मेन को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लॉ फॉर वुमेन. So I was coming to that topic only, that how to save yourself from false rape cases. फॉल्स रेप केसेस के लिए बहुत ज़्यादा गुहार लगाई जा रही है आजकल लड़कों के द्वारा कि हम रिलेशनशिप में जाएं तो अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करें, लड़की हमारे अगेंस्ट केस कैसे ना करे. Right. सिंपल है, आप उसे शादी का वादा मत करिए, ना मैसेजेस के थ्रू करिए, ना ही बाय माउथ करिए, किसी भी तरीके से, ना ईमेल से करिए. कई लोगों ने एक और रेमेडी बताई है, आप मैसेज में लिख करके भेज दीजिए कि येस वी आर नॉट प्लानिंग टू मैरी, जस्ट एक रिलेशनशिप है, ठीक है. कमिटमेंट ना दीजिए. हाँ, कमिटमेंट ना दीजिए किसी चीज़ का. कमिटमेंट, रिलेशनशिप का कमिटमेंट इट्स ओके, बट शादी का कमिटमेंट ना दीजिए. अब Okay. जो लोग बिना फ्यूचर प्लानिंग के एक रिलेशनशिप में जाते हैं जस्ट टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद द अदर वन, तो क्या इसका मतलब यही है कि उनकी एक रेपिस्ट मेंटालिटी है? अगर उनकी ये रेपिस्ट मेंटालिटी है, यानी कि वो सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो उनको वायलेट कर सके सेक्सुअली, देन दैट इज़ अ रेप मेंटालिटी और उस चीज़ को पनिश किया गया है. वो जो रेप मेंटालिटी है उसको पनिश किया गया है, ना कि रिलेशनशिप में लड़का लड़की हैं. तो इफ़ यू आर नॉर्मल, इफ़ यू आर हैविंग अ नॉर्मल रिलेशनशिप, आपके अगेंस्ट केस नहीं होगा. अगर हो जाता है तो आप नॉर्मली हाई कोर्ट में कॉशन के लिए जा सकते हैं कि मेरा ये केस जो है फॉल्स है. अपने व्हाट्सएप चैट्स लगाइए जहाँ पे आपने कहीं भी नहीं बोला है कि मैं आपके साथ शादी करूँगा. अगर आपने शादी का वादा नहीं दिया है तो आप उस चीज़ से बच जाएंगे. उसमें कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है. जजेस भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है इस चीज़ से और इस सिचुएशन से, और उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपरली कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक इनोसेंट पर्सन इस जाल में ना फंसे. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज दिस केस जो मेरे पास आया था कि लड़का और लड़की हैं और लड़का पहले अर्न नहीं करता था,
फिर इसके बाद लड़का जब अर्न करने लगा तो लड़की ने बोला कि तुमने मेरे से शादी का वादा किया था, और फिर उसके अगेंस्ट केस लगा दिया क्योंकि वो फाइनेंशियली सेटल हो गया। राइट। जैसे ही वो सेटल हो गया उसके अगेंस्ट केस पहले तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला होगा कि आप मेरे साथ जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू करिए, उसे शादी में कन्वर्ट करिए। राइट। जब मना कर दिया, क्योंकि पहले एक रिलेशनशिप इन लोग की हो चुकी थी तो उनके पास चैट्स थी, सारी चीज़ें थी। अब इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि भले ही आपने शादी का वादा किया हो तो आप कैसे बच सकते हो। जस्ट इन केस नॉर्मल सिचुएशन है, कोई भी रिलेशनशिप में ये सोच के नहीं जाता कि कल ख़त्म कर देंगे, परसों ख़त्म कर देंगे। Right. लोग सोचते हैं विल सी इफ़ इट गोज़ वेल, और कई बार लोग इमोशंस में भी बोल देते हैं लेट्स गेट मैरिड। अब वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको कैसे सेव होना है। देखिए अभी एक और लॉ आया है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स नॉट अ लॉ, इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि अगर एक रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है, उसमें वादा कर भी दिया है शादी का, पर वो चीज़ शादी में कन्वर्ट नहीं होती है, ओके, इवन इफ इट डजंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मैरिज, तो भी आप बच सकते हो। क्योंकि इट्स नॉट, ये एक प्रॉमिस से नहीं बंधा है आपका रिलेशनशिप कि हाँ उसने मुझसे शादी का वादा किया था इसलिए मैं उसके साथ कमरे में गई। इस बेसिस पे नहीं है, इस बेसिस पे है आई लाइक द पर्सन, I lived with the person, I further want to marry with the person, but due to certain circumstances, मान लो उसकी जॉब नहीं लगी, या फिर पेरेंट्स नहीं माने, इसके पेरेंट्स नहीं माने, कल्चरल डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से अब दे आर नॉट कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। राइट। ये भी हो सकता है लड़का, गाय डजंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, देन इट्स वेरी नॉर्मल। दिस इज़ अ प्रॉपर लॉ ऑल्सो कि आप अगर शादी में नहीं आगे बढ़ना चाहते हो ड्यू टू सर्टन रीजंस जो बाद में हुए, तो उसकी वजह से आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उस रिलेशनशिप में उस गलत इंटेंशन से, रेपिस्ट मेंटालिटी से आप नहीं गए हो। राइट। तो सिंपल ये है, डोंट हैव अ रेपिस्ट मेंटालिटी, यू विल बी सेव्ड। Got it. So do you mean to say that these laws are only for women false rape cases? Yes, and I have an interesting thing जो मुझे बतानी है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आई। अभी देखिए हम अभी एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे सम पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ वुमेन। ठीक है, हमने अभी एक बहुत बड़ी फाइट भी लड़ी थी LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए, ताकि एक मैरिज लीगलाइज हो जाए। उनका साथ में रहना इलीगल नहीं है, बट मैरिज लीगलाइज करना ये जजेस के हाथ में नहीं है, ये अभी भी लेजिस्लेचर्स के हाथ में है। पर अगर उन पे रेप होता है, बिकॉज सम LGBTQ कम्युनिटी पीपल डू रेफर देम एज अ वुमेन, तब क्या सिचुएशन होगी। तो जो मेरे पास कॉल आई थी वो एक ट्रांसजेंडर की थी, जिन्होंने मुझसे अपनी पूरी सिचुएशन बताई दैट शी वॉज एन अर्निंग पर्सन बट अ मैन एक्सप्लॉयटेड हर। सामने वाले लड़के ने उन्हें इतना एक्सप्लॉयट किया, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये बोल करके कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अब आप एक बात सोचिए, जिस औरत ने सोचा हो कि मेरी शादी ही नहीं होगी, शायद मुझे किसी आदमी का प्यार नहीं मिलेगा, अचानक से कोई लड़का आकर के बोलता है कि आपकी शादी हो सकती है, और फिर इसके बाद वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, देन शी इज़ हैप्पी। आप मुझे एक्सप्लॉइट करो, आप मेरे पति होने वाले हो, आप मुझसे पैसे लो, एंड देन सडनली ही डिसअपियर्ड। Oh my God. उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और तब उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि मैम उस लड़के ने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरे सारे पैसे, मेरी जीवन भर की कमाई। शी वॉज अराउंड 40 years old, और उनकी 40 years में यू हैव इनफ मनी, उनके पास जितना पैसा था, जितनी सेविंग थी, सारे उस लड़के ने ले लिया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग मैरिज में उनके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। एंड मुझे बोलना पड़ा उनसे कि नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ ओनली टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल वुमेन। दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सो येस, वी नीड सर्टन लॉज जिनसे ट्रांसजेंडर्स की, LGBTQ+ कम्युनिटी, सभी के राइट्स जो हैं वो सेव किए जा सकें। You know, there was a lot of buzz going around regarding to same-sex marriage in the beginning of the year. Yes. Right? But अभी कुछ सुनने में आ नहीं रहा है. Like, what's your take on that? Where's it going? देखिए, हर एक काम जजेस नहीं कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी परेशानी हुई, रिट डाल दो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और फिर इसके बाद बोलो कि जज साहब कुछ करिए, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। देखिए, जज एक व्यक्ति को न्याय दिला सकता है, पर एक लॉ नहीं बना सकता है। अगर आपको अपने लॉज चेंज करने हैं तो आप जिसको वोट दे रहे हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए डायरेक्टली। तो जजेस जो हैं वो लॉ नहीं बना सकते हैं। वी कैन ओनली फाइट। बहुत ज़्यादा हवा उड़ा था शादी से रिलेटेड, बट शादी सिर्फ एक शादी नहीं है, दो लोगों के साथ में रहने का वो नहीं है। शादी का मतलब है पूरी फैमिलीज़ आपको सोशली एक्सेप्ट कर रही हैं।
शादी का मतलब है कि दो फैमिलीज एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दे रही हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कंसिडर करने की ज़रूरत है जिन्हें, और वो जजेस नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। ये लेजिस्लेचर्स को प्रॉपरली, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, आपको लॉ बनाना है, Right. आपको उस लॉ के पीछे एक इंटेंशन भी रखना है, आपको सारी चीज़ें सोसाइटी को देख करके करनी है और एक प्रॉपर मशीनरी लगती है। ये काम जुडिशरी का नहीं है, और अगर जुडिशरी इस काम को करने लगी तो वो जो डिफरेंस है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, यानी कि ये हमारे सोसाइटी के दो पिलर्स हैं, वो डिफरेंस हट जाएगा सोसाइटी से। Okay. सो राइट नाउ द सिचुएशन इज, शादी तो नहीं हो सकती है पर वो पीसफुली रह सकते हैं सोसाइटी में इन अ लिव इन रिलेशनशिप। Okay. So Amrita, अभी ना women can claim their rights in father's property. यस, ये हमने देखा है और टीयर 1 में हो रहा है, बट क्या ये टीयर 2 एंड टीयर 3 में भी अप्लाई होता है? वुमेन कैन क्लेम। 2005 में लॉ आया था कि आप अपने पिता की प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा ले सकते हो, वुमेन के पास इक्वल राइट है। कई लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आज भी कंफ्यूज्ड हैं। वो लोग मेरी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछते हैं कि मैम क्या है सिचुएशन अभी, क्या मुझे मिल सकता है हिस्सा, क्या नहीं मिल सकता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत परेशान हैं। तो दे आर स्टिल इन दिस क्वेश्चन, बट येस दे कैन परफेक्टली क्लेम। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में एक और चीज़ देखी गई है कि हमने अगर अपनी बेटी की शादी में दहेज दे दिया है तो क्लेम करने का कुछ मतलब नहीं होता प्रॉपर्टी में। इट्स इक्विवेलेंट टू डाउरी। ओके, यस, सो इसलिए वहाँ पे क्लेम नहीं करते वो लोग, अगर डाउरी मिल गया तो? क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर फादर नहीं होते हैं तो लड़कियां कई बार अपने भाई से क्लेम कर लेती हैं कि फादर नहीं है, मेरी शादी रह रही है तो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। बट अगर डाउरी दे दी है तो लड़कियां खुद ही क्लेम नहीं करती हैं। ओके Yes. ओके। सो अमृता, अभी सुनने में आ रहा है कि यूसीसी का ट्रायल चल रहा है इंडिया में, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक समान लॉ आना चाहिए। Right. हमने इक्वालिटी ऑलरेडी पढ़ रखी है कि सब लोग समान होने चाहिए, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी एक चीज़ है, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो लॉ है वो इक्वली प्रोटेक्ट होना चाहिए। इट्स अ डॉक्ट्रिन। तो यूसीसी जो है उसको आने में अभी टाइम लगेगा। मेरा टेक इस हिसाब से है कि वुमेन के लिए और मेन के राइट्स के लिए एक इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों के लॉज को लेकर के। और एक और पॉइंट है शादी। जो मैरिज से रिलेटेड लॉज है वो हिंदू मुस्लिम दोनों में अलग अलग हैं, उनको एक तरह से सिमिलर हो जाना चाहिए। बहुत पुराने लॉज हैं, और जैसे मुस्लिम लॉ में अभी भी आप शादी कर सकते हो एक Right. से ज़्यादा, तो Yeah. वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ फेस की जा रही है। और हिंदू में इट्स एन ऑफेंस, आप दूसरी शादी Right. नहीं कर नहीं कर सकते हो। सकते। इट्स एन ऑफेंस इन आर क्रिमिनल लॉ, बट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आर पर्सनल लॉ। अगर आपके पर्सनल लॉ में अलाउड है तो आप क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में नहीं आएंगे, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लॉ नहीं लगेगा। बट अगर आपके पर्सनल लॉ में ये अलाउड नहीं है, जैसे कि हिंदूज़ में अलाउड नहीं है, तो आपके अगेंस्ट बिल्कुल एक FIR हो सकती है जिससे आप पनिश किए जाओगे दूसरी शादी के लिए। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी थोड़ी सी ज़रूरत है जो हर किसी को दिख रही है, बट अदरवाइज एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे प्रॉपरली हर चीज़ देख के एक तरह से UCC आएगा। सो अमृता, टेल मी, क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन हम बिना ट्रैफिकिंग के कवर नहीं कर सकते हैं। ओके। ट्रैफिकिंग का मतलब है कि एक बच्चे को या बच्ची को ले जाना, फिर इसके बाद गलत तरीके से ले जाना और उन्हें इस बिज़नेस में ढकेल देना, किडनैप करने के बाद, या फिर किसी को बेच देना, तस्करी होना, ये सारी चीज़ें ट्रैफिकिंग में आती हैं। किसी भी तरीके से बच्चे को गलत तरीके से इस बिज़नेस में डाला गया है, दैट इज़ ट्रैफिकिंग। अब हमारे पास एक लॉ है ट्रैफिकिंग के लिए, ताकि ट्रैफिकिंग प्रिवेंट हो सके, बट उसी लॉ में प्रोस्टिट्यूशन का भी जिक्र है। तो प्रोस्टिट्यूशन एक तरह से लीगल भी नहीं है और इल्लीगल भी नहीं है। देखिए, हर एक व्यक्ति आज़ाद है, उसे जो भी अपना बिजनेस करना है, अपनी अर्निंग करनी है उस तरीके के लिए। Okay. तो अगर एक महिला प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाहती है, इस चीज़ को एज अ बिजनेस करना चाहती है, दिस इज सिंपली अ बिजनेस, दे कैन गो फॉर इट। सो विलिंगली कर सकती है वो? यस, विलिंगली दे कैन डू इट। Right. बट अगर ट्रैफिकिंग हुई है, या जैसे हम कई सारी मूवीज़ में देखते हैं, हमने एक फेमस मूवी देखी है गंगूबाई काठियावाड़, उसमें देखा है हमने कि ट्रैफिकिंग हुई है किसी तरीके से, किसी लड़के ने बेच दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया। ये एक्चुअल स्टोरी है और ऐसा होता था कि अगर आपने किसी को बेच दिया है, वहाँ पे उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से रहना पड़ रहा है, बिकॉज एक बार अगर आप उस गली में घुस गए, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप बदनाम हो जाओगे। तो एक ये सिचुएशन आ जाती है लड़कियों के साथ कि अब हम इस चीज़ में घुस चुके हैं,
अब हमें इस चीज़ की आदत हो गई है, अब हमें एक ही रास्ता पता है पैसे कमाने का, क्योंकि हमें एजुकेशन तो दिया नहीं गया है, तो हमें अपने अर्निंग के लिए अपनी अर्निंग करनी पड़ेगी किसी तरीके से। तो यस, ट्रैफिकिंग गलत है, ट्रैफिकर्स को सज़ा मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, और काफ़ी सारे एक्ट्स इस चीज़ के लिए हैं, काफ़ी सारे एक्ट्स इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, काफ़ी सारे लॉज हैं। बट यस, if a woman wants to do this prostitution, she can willingly do it as a business, वो कर सकती है, बट इसको प्रॉपरली, जैसे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड है ना प्रोस्टिट्यूशन के लिए, कोई भी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड नहीं है। आप अर्निंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और अगर ट्रैफिकिंग से ये कहीं भी जुड़ा हुआ पाया गया तो प्रोस्टिट्यूट्स को भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जूझना पड़ता है, एफआईआर उनके अगेंस्ट भी होती हैं। वी हैव सिमिलर केस वेयर अ गर्ल हु वाज वेरी यंग, उनको प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ लिया गया। अब रैकेट की भी डेफिनेशन बहुत तरीके की होती है। रेड करने कैसे जा रही है पुलिस कौन सी ड्रेस में जा रही है, पुलिस को रेड के बारे में कैसे पता चला, वो सारी चीज़ें, अगर इनमें कहीं भी कोई गलती हो गई पुलिस से तो वो पूरा रैकेट छूट जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। आगे रेड करने कैसे जा रही है, फिर किसी घर में रेड डाला है कि चौराहे में खड़े होकर रेड डाला है, कहाँ डाला है, किसका कमरा था, कैसा था, लड़कियां क्या थी, लड़कियों की एज कितनी थी। अब उन लड़कियों को बेल मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो वो जो लड़कियां हैं, दिस केस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 15 ईयर्स, अब हम उसे ख़त्म करने के वर्ज पे हैं। तो तब से ये केस चल रहा है, तब से वो लड़की उस चीज़ में फंसी हुई है, एंड द ट्रैफिकर वो आज़ाद है, ही इज़ फ्री। बट द गर्ल्स, एक लड़की मिल नहीं रही है, एक लड़की पता गायब है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। कुछ लड़कियों का पता चल जाता है, कुछ मर जाते हैं इसी केस के दौरान। बट एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो गरीबों के लिए ख़राब है। जो लड़कियां उसमें काम कर रही हैं, अपना हार्ड एंड मनी किसी तरह से अर्न कर रही हैं, जिसको दे रही हैं, वो व्यक्ति जो है वो बहुत अमीर है, वो उस चीज़ से आज़ाद हो चुका है। बट जो लड़कियां हैं वो वहाँ एक्चुअल में फंसी हुई हैं। अगर या तो अपने किसी ट्रैफिकर के पास फंसी हुई होंगी, या फिर इस कोर्ट कचहरी के उसमें फंसी हुई होंगी, या फिर कोई ना कोई पुलिस वाले के पास फंसी हुई होंगी। कहीं ना कहीं उन लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ नॉट इलीगल बट ट्रैफिकिंग इज़ इलीगल, और मोरालिटी से बाहर निकल के दे हैव टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। सो क्या हमारे सिस्टम में प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई लॉ है? देखिए, एक लॉ है जो औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लगता है। अगर आपने किसी भी औरत का मान सम्मान पे ठेस पहुंचाई है, गाली गलौज की है, उनको हर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो आपको सज़ा होगी। बट दिस इज़ स्टिल अ क्वेश्चन कि अगर एक प्रोस्टिट्यूट के मान सम्मान को आप हानि पहुंचाते हो तो उसकी क्या वैल्यू है आज भी समाज में। दिस इज़ स्टिल अ क्वेश्चन, देयर इज़ नो आंसर, क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और शायद इसी लूप होल की वजह से उन्हें किसी न किसी ट्रैफिकर की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो उनकी दलाली करता है। इसलिए सो टेल मी अमृता, पीपल विद पावरफुल पोजीशंस, do they sometimes misuse their powers to evade the law? Yes. See, it's very wrong of me कि सिंपली एक वर्ड में मैंने बोल दिया yes बोल करके। हर किसी को पता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में रहेंगी, आपके अगेंस्ट चीज़ें नहीं जाएंगी। वैसी ही सेम सिचुएशन हमने कई सारे फेमस केसेस में भी देख रखी है। किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ किया हो तो किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाला जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। हर किसी को सच पता भी होता है पर कोई आना नहीं चाहता है बाहर, क्योंकि अपने गले में फंदा कौन लेना चाहेगा किसी और के लिए। वो व्यक्ति जो शायद है भी नहीं, या है तो वो खुद भी बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। कोई भी अपना पैर दलदल में नहीं फंसाना चाहता है। वही एक रीज़न है कि कोई आके कुछ बोलता नहीं है। तो यस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के पास काफ़ी पैसा होता है। पावर भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और गलत तरीके से फंसा देने वाले केसेस अगर देखे जाएं तो मैट्रिमोनियल लॉ में भी देखा गया है कि एक आपने शब्द सुना होगा, हनी ट्रैपिंग। राइट। हनी ट्रैपिंग होता है गलत तरीके से सामने वाले को फंसा लेना और फिर इसके बाद उससे पैसे निकलवाना। ट्रू। हनी ट्रैपिंग का जो केस है ये लड़कियां करती हैं। ये बहुत कॉमन है कि लड़कियां करती हैं। लड़की ने पैसे किसी से मांगने के लिए शादी कर ली। अगर शादी कर ली तो ठीक है, शादी के बाद जो लॉज हम सबको पता है, एक पैकेज है, 5 लॉज हैं सामने वाले को और उसकी पूरी फैमिली को फंसा देने के लिए, वो लगा देती है। या दूसरा तरीका है
रेप का केस कर देती है। और हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमें अगर दूसरे देश में भी कुछ करना है तो एक औरत को भेजा जाता है, क्योंकि उनके पास एक ज़्यादा एज होता है। राइट। तो हनी ट्रैपिंग इज़ समथिंग। अब इस हनी ट्रैपिंग में लड़की अकेले नहीं इन्वॉल्व होती है, उनके साथ लॉयर्स भी होते हैं, पुलिस की एक पूरी टीम भी होती है इस चीज़ में, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके। तो यस, पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है वहाँ फरेब का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि हनी ट्रैपिंग के थ्रू होता है। ओके, सो ऐसे कौन से केस है आपके पास, आप कुछ बता सकते हो? देखिए, हनी ट्रैपिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस होते हैं जब आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के थ्रू जाते हो, क्या शादी करते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि आपको किसी का बैकग्राउंड नहीं पता होता है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारे दादा परदादा के ज़माने से देखते हुए फैमिली आ रही होती है, इसलिए लोग शादी करते हैं आपस में कि उन्हें दूसरे वाले का परिवार पता होता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का परिवार हम सबको पता होता है। Right. बट जब आप ऑनलाइन डेटिंग करते हो या फिर ऑनलाइन शादी के लिए अपना पार्टनर ढूंढते हो, आपको नहीं पता होता बैकग्राउंड। मेरे पास मल्टीपल केसेस ऐसे आ चुके हैं जिसमें एक केस तो ऐसा है कि लड़के को लगा था लड़की जॉब करती है, लड़की के फादर जो है वो वेल ऑफ हैं, लेटर ऑन ही गॉट टू नो कि उनके फादर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है। एंड दिस इज द स्कैम दैट हैपन टू हिम। अब उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। उनकी सीधी सादी फैमिली थी जो अच्छे एरिया में रहती थी, अब उनको बदनाम भी कर दिया जा चुका है। Right. तो दिस इज समथिंग दैट हैपन टू हिम। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ हनी ट्रैपिंग, बट समथिंग लाइक दैट। अब एक और केस है जो एक लड़की के ऊपर हुआ है हनी ट्रैपिंग का, कि लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही उसके ऊपर केस किया है। Okay. देखिए, लड़का और लड़की इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप में। लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लड़के की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। लड़की काफ़ी डिस्ट्रेस सिचुएशन में थी, काफ़ी परेशान थी वो। Right. उसने लड़के से बातचीत बढ़ी, जैसे रिलेशनशिप बिल्डअप होती है वैसे रिलेशनशिप बिल्डअप हुई। फिर उनको अपनी फैमिली और अपनी कोचिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। लड़की ने उस लड़के से पैसे लिए, लड़की ने उस लड़के से आगे भी बात करी और लड़के ने उस लड़की का डिवोर्स करवा दिया। Okay. अब जब उसने डिवोर्स करवा दिया, उसने ये भी बोला कि आप पैसे मत लीजिए अपने पति से, हम अपना एक परिवार बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। नाउ शी हैज़ नो मनी, शी हैज़ अ डॉटर बट शी हैज़ नो मनी। डिवोर्स करवाने के बाद लड़के ने लड़की पे केस डाल दिया कि इसने मेरे से पैसे लिए हैं, और उस पर हनी ट्रैपिंग का केस लगा दिया। दैट इज़ अ परफेक्टली फॉल्स केस, क्योंकि जब उसने रिसीप्ट्स वगैरह दी वो गलत थी, सारी चीज़ें गलत थी, सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कमियां थी उसमें। Right, जो ये right. प्रूव कर सके कि हनी ट्रैपिंग है। क्योंकि हनी ट्रैपिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है या फिर मेन इंटेंशन ये है कि आप सामने वाले को ब्लैकमेल करो। लड़की ने उसको ब्लैकमेल नहीं किया, लड़के ने पावर्स यूज़ करके उसके अगेंस्ट हनी ट्रैपिंग का केस कर दिया। नाउ शी इज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन। अब उसके पास उसकी एक बच्ची है, उसकी फैमिली है, और हाँ, पूरे समाज में उसको बदनाम भी कर दिया कि अब इसकी फैमिली जो है वो सारे लोग मिलकर के हनी ट्रैपिंग करते हैं। नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी बैड। Right. आप सामने वाले को ख़त्म कर चुके हो फाइनेंशियली, इमोशनली, सोसाइटी में, हर तरीके से। तो हनी ट्रैपिंग का केस होता है। जो लोग गलत होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिन्हें लॉ पता है पूरी तरीके से ख़त्म करने पे। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि लड़के ने अपने दोस्त को बोला हो कि तुम इसे फंसाओ और मेरे से रिलेशनशिप ख़त्म करवाओ, हाँ. ताकि मुझे एलिमनी ना देनी पड़े। एनीथिंग कैन हैपन। सो this is still a question. Too many things are involved Yes. over here. But thank you so much for coming here and doing this, taking out time, and it was a eye-opener episode for, I think, all of us. So thank you so much for Thank doing you. this, Amrita. That's a wrap for today. Thanks for joining us on this episode. If you had fun, hit like, share, subscribe, and don't forget the bell notification or tell a friend. Spread the love. We'll be back soon with more to keep your wits sharp and wisdoms flowing. Stay clever, stay curious. See you next time.